नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 में भाग 6 में हम तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। संघर्षकालीन पार्ट 2 हमारा चल रहा था, संघर्षकालीन भारत। इसमें हमने तुगलक वंश का जो है भाग 5 में तुगलक वंश को शुरू किया था। 2 शासकों को हम पढ़ चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा आज शासक रहेगा फिरोज शाह तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है जो शासक बनता है। अब करते हैं शुरुआत। आज हमारा टॉपिक रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है उसका चचेरा भाई होता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में। इसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है और ये बनता है 1351 में शासक। और कब तक बन रहता है ये? 1388 तक ये शासक बना रहता है, यानी 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। इस तुगलक वंश में मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो 10वीं के विद्यार्थी हैं वह ग्रुप में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, कुछ ही बच्चे हैं जो सक्रिय हैं, इनको देख रहे हैं। एक बार फिर कहूँगा कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ समय न गवाते हुए इन जो विद्यालय का ऑनलाइन चैनल है उससे अध्ययन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर उसमें पूरी सामग्री मिल जाएगी। यानी अध्याय 2 हमारा चल रहा है जिसमें सल्तनत काल में हमने तुगलक वंश तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो जो भी विद्यार्थी अभी भी स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हो तो संभव नहीं है। फिर एक बार फिर सरकार ने स्कूलों की जो खुलने की डेट है मतलब 31 अगस्त तक बढ़ा दी, यानी 1 महीना फिर स्कूल बंद रहेंगे। तो आपका काफी समय खराब हो जाएगा। आप घर बैठे इन चीजों को अध्ययन करें और हमें आप मोटिवेशन के रूप में हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें। तो जो भी वीडियो आपके छूटे हुए हैं आप स्कूल ऑनलाइन की प्लेलिस्ट पे वहाँ अगर नहीं मिलते तो आपको जो ग्रुप में लिंक भेजा जाता है वह मेरे नाम से ही चैनल बना हुआ है, गिरिराज नागर के नाम से, सामाजिक और भूगोल की कक्षा के नाम से। जिस कोई सर्च कर सकता है, सर्च करके वहाँ पे ये वीडियो पूरे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप बैठे नहीं रहे, इंतजार नहीं करें, जैसा है उससे ही आप पढ़ना शुरू कर दें। तो फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है 1351 में, शासनकाल देता है 1388 तक। ये तुगलक वंश का बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है। इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है। तो हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह जो तुगलक होता है इसके सबसे पहले तो इसके द्वारा जो सैन्य अभियान किया गया था, यानी इसके शासक बनते हैं इसके द्वारा मतलब एक अभियान किया जाता है जो असफल होता है। इसके द्वारा शासक बनते हैं हाजी इलियास पर, जो कहाँ का शासक होता है? बंगाल का शासक पर सैन्य अभियान किया जाता है। जो असफल रहता है, जो असफल रहता है, यानी इसके द्वारा जो सैन्य अभियान किया गया बंगाल पर। अब बंगाल का शासक कौन था? हाजी इलियास। लेकिन ये क्या हुआ? असफल रहा। तो हमें एक चीज पे ध्यान रखनी है, एक इसके द्वारा जो कार्य किया गया था, यहाँ लिखता हूँ इसके द्वारा जो कार्य किया गया था, यहाँ से लिखता हूँ इसके द्वारा जो कार्य किया था, इसने जो सरकारी नौकरियां होती है और सेना के जो पद होते वो वंशानुगत कर दिए थे। यानी इसके द्वारा सरकारी व सेना पद
वंशानुगत कर दिए गए थे। यानी इसके द्वारा जो योग्यता आधारित होती, ये पद ऐसे योग्यता के आधार, यानी इन पे कोई भी व्यक्ति का जो भी चयन होता है योग्यता या उसकी परीक्षा करवा के ही यहाँ पे बड़े जांच परख करके उसको नियुक्त किया जाता था। लेकिन इसने क्या कर दिया था, उनको वंशानुगत कर दिया था। यानी एक बार नौकरी लगने के बाद, यानी कोई भी घर में या कोई भी परिवार में एक जना नौकरी लग गया तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद पर नौकरी करेगी। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, सरकारी वो सेवा पद वंशानुगत कर दिए गए थे। इसने चयन, यानी जो चयन करने की जो प्रक्रिया, आज के जमाने में क्या होता है, एग्जाम होता है, तो इसने उस समय चयन करने की पद्धति का त्याग कर दिया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक था जिसने पद वंशानुगत कर दिए थे, यानी वो था फिरोजशाह तुगलक। अब इसने अपने पुत्र को, जो इसका पुत्र होता है उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और उसके नाम पे सिक्के चलाता है। तो यहाँ लिखते हैं, इसने अपने पुत्र जिसका नाम होता है फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपने नाम के साथ उसका नाम लिखकर सिक्के जारी किए। यानी पहला इतिहास का शासक था। यानी ऐसे तो बहुत से शासक हो गए जिन्होंने अपने नाम और अपने चित्र के सिक्के चलाए थे, लेकिन एक पहला शासक था जिसने अपने नाम के साथ अपने पुत्र के भी नाम अंकित करवाकर सिक्के का प्रचलन किया था। तो इसने, इसका पुत्र था फतेह खां, उसको उत्तराधिकारी घोषित करके अपने नाम और उसके नाम के सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी किए। ठीक है। इसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपने नाम के साथ उसका नाम लिखकर सिक्के जारी किए। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब इसके द्वारा जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसके द्वारा निर्माण कार्य, जो इसके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए, निर्माण कार्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके द्वारा भवन निर्माण करवाए गए थे। यानी इसके द्वारा बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया गया था और इसके द्वारा बहुत से नगरों का भी बसाव की गई थी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिरोजाबाद, जौनपुर तथा हिसार आदि नगर बसाए। यानी इसने फिरोजाबाद, फिरोजा, जौनपुर तथा हिसार आदि नगर, सब क्या थे, नगर बसाए। यहाँ ध्यान में रखना, एक काम मतलब निर्माण कार्य में हमने एक तो नगर बसाए जो कर लिया, फिर इसने, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे का जो कार्य है, इसके द्वारा इसने क्या किया था कि दिल्ली में अशोक, हमने मौर्य काल पढ़ा था,
उसके समय हमने अशोक स्तंभों की चर्चा की थी। तो ऐसे ही दो अशोक स्तंभ थे, जो एक तो मेरठ एक टोपरा वहां पे मिले थे। तो उन अशोक स्तंभों को ये दिल्ली में मंगवाकर वहां दिल्ली में स्थापित करवाता है। तो ये भी इसके निर्माण में आएगा। तो यहाँ उसका अध्ययन कर लेते हैं कि हम किसको पढ़ रहे थे, फिरोज को। तो इसने मेरठ व टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। तो ध्यान रखना कि इसने वहां जो निकले अशोक स्तंभों को कहाँ मंगवा लिया था, दिल्ली में मंगवा लिया था। फिर अगला अगर हम देखें, इसके द्वारा मतलब इसके शासन काल में कहा जाता है बहुत ज्यादा दास थे, यानी नौकर जिन्हें हम कह सकते हैं। इसके शासन काल में लगभग 1,80,000 दास थे। अब इतने सारे दास थे, अब इन्हें ये पहला शासन जिसने दासों के लिए एक अलग से ही एक निर्माण करवाता है। 1,80,000 दास थे, जिनके लिए दीवाने ए बंद, मतलब एक बनाता है दीवाने ए बंद खां का निर्माण करवाता है। तो ध्यान रखना, इसका अगला पॉइंट, इसके शासन काल में लगभग 1,80,000 कह सकते 2 लाख के करीब है दास थे, जिनके लिए दीवाने ए बंद खां का निर्माण करवाता है। अब इसने इसका जिससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा निर्माण कार्य में, इसके द्वारा अकाल रात और उपज वृद्धि के लिए 2 नहरों का निर्माण करवाया गया। तो ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसने उपज वृद्धि व अकाल राहत के 2 नहरों का निर्माण करवाया था। अब ये नहरें भी एक तो इसने सतलज नदी से बनवाई थी और एक यमुना नदी से बनाई थी। केवल आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसने उपज वृद्धि व अकाल राहत के लिए 2 नहरों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ तक तो इसके निर्माण कार्य की बात हो गई। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा यानी कर इसके समय लगभग 24 कर थे। इसके समय 24 कर थे, जिन्हें हटाकर केवल 4 कर ही रखता है। यानी इन 24 महीना इसमें 20 करोड़ को हटा दिया और केवल 4 कर ही रखता है। यानी इसने उनको तो हटा दिया और 4 करोड़ को रखता है, जिसमें पहला है खम्स। ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है खम्स। फिर एक है खालसा, एक है खराज, तीसरा है ज़कात। अब जो 4 नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जजिया।
यानी कौन चार ही कर रखता है। कौन कौन से कर होते हैं? कम्स, खराज, जकात और जजिया। इसमें ये जजिया कर यहाँ मैं थोड़ा लिख दूं, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम, अर्थात मुस्लिम के अलावा कोई सा भी धर्म हो उसे पर जजिया कर वसूला जाता था। लेकिन यहाँ नोट लगा के लिखता हूं, प्रथम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, कर लगाया। तो आपको जजिया कर ये किससे वसूला जाता था? गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। लेकिन ये प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिर इतिहास में जब आगे हम पढ़ेंगे, अकबर आएगा, अकबर इन जजिया कर को हटा देगा। बहुत कठोर था, यानी मुस्लिम धर्म के लोग ही जजिया कर नहीं चुकाते थे। बाकी कोई से भी जो हिंदू हुए, पारसी हुए, ये जितने भी धर्म है उनसे जजिया कर लिया जाता था। अब इसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप यहाँ लिख लें, इसकी मृत्यु कब होती है? 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 के बाद जो शासक बनता है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद होता है, जो तुगलक वंश का क्या होता है? अंतिम शासक होता है। तो अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमने मतलब फिरोज शाह तुगलक को पढ़ लिया, जिसमें इसके 4 कार्य ध्यान रखना, इसके निर्माण कार्य ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका जो अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। ये फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हो जाती है। तो ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया। इसने 24 कर थे, जिनको हटाकर कितने कर दिए? 4। ये ध्यान रखना। फिर इसके निर्माण कार्य ऐसे, फिर इसके द्वारा किया गया सैन्य अभियान, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए वो अपने पुत्र के नाम और इसके नाम के साथ चलाए, ये हमने पढ़ा यहाँ पर। अब जो अंतिम शासक होता है वो पढ़ते हैं हम, अंतिम शासक ये क्या होता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इसके समय जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो एक तुर्क शासक होता है जिसका नाम होता है तैमूरलंग। इसके समय 1398 में तुर्क शासक तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होता है। यानी तैमूरलंग जब ये गया, मतलब नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली की गद्दी पर रहता है और उसी समय 1398 में तुर्क शासक तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होता है और ये दिल्ली को विजिट कर लेता है। यानी अर्थात कह सकते हैं यहाँ तुगलक वंश समाप्त होने वाला है और आगे दिल्ली सल्तनत काल में आगे वाला वंश यानी सैयद वंश आने वाला है। अब ये तैमूरलंग का एक आक्रमणकारी था, विदेशी था, और इसको लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि पैर से थोड़ा क्या था, मतलब पैर से थोड़ा अपंग था, ये कह सकते हैं लंगड़ा था, यानी पैर इसका एक बराबर काम नहीं करता था, इसलिए इसका नाम तैमूरलंग ही पड़ गया। तो 1393 में इसकी आक्रमण करता है तथा दिल्ली को अपने अधिकार में कर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो वंश रहेगा कौन सा रहेगा? सैयद वंश रहेगा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो हमने इसमें आज 2 शासकों का जिक्र किया, एक है फिरोज शाह तुगलक, एक है नासिरुद्दीन
मोहम्मद। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में तो हमें ये ध्यान में रखना है, केवल ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। फिर इसके समय तैमूर लंका भारत पर आक्रमण होता है तथा दिल्ली को अपने अधिकार में कर सैयद वंश की स्थापना करता है। कौन? तैमूर लंक। तो तब तक धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।